आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से है। मेरठ में एक गांव पड़ता है परतापुर। परतापुर थाने में तारीख थी 20 जनवरी 2024। एक आदमी अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने पर जाता है। वहां जाने के बाद वो बोलता है कि उसकी पत्नी करीब 15 दिन से गायब है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर रहते हैं और लोग रहते हैं वो उसकी बात सुनते हैं और बात सुनने के बाद उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस वाले जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। 20 जनवरी की बात थी ये, और उसी दिन शाम के समय एक लड़की थाने पर पहुंचती है और थाने पर पहुंचने के बाद वो इंस्पेक्टर साहब को बताती है कि मेरी बहन करीब 15 दिन से गायब है, वो मिल नहीं रही है। मैं अपने बहनोई के घर पे गई तो मुझे पता चला कि मेरी बहन 15 दिन से गायब है और जो उसका पति है उसको भी नहीं पता कि वो कहाँ गई है। वो महिला अपनी सारी बातें इस तरीके से इंस्पेक्टर साहब को बताती है और ये आगाह करना चाहती थी कि उस जो एक महिला गायब हुई है उसका कत्ल हो गया है, और कत्ल कोई और नहीं बल्कि उसके ही बहनोई ने किया है या करवाया है। इंस्पेक्टर साहब ये बातें सुनते हैं और उसके बाद जांच पड़ताल करते रहते हैं, और उसके बाद एक ऐसी घटना का खुलासा होता है जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या है ये पूरी कहानी, क्या है पूरी घटना, आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है मेरठ। यहीं का रहने वाले एक आदमी जिसका नाम था नाजिम। नाजिम रहता था परिवार, उसकी शादी हो गई थी और उसकी शादी एक आसमा नाम की लड़की से हुई थी। शादी हो जाता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, ये दोनों अच्छे से रह रहे थे। जो ये नाजिम था ये वहीं पे आसपास में फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन इसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है और वो दोस्त बोलता है कि तुम यहाँ पे परतापुर में क्या कर रहे हो, जो काम ये कर रहे हो यहाँ पे, यही काम तुम अगर दूसरे शहर में जाके करोगे तो तुमको अच्छा पैसा मिलेगा। दोस्त की बातें सुनने के बाद नाजिम बुलंदशहर चला जाता है। वहाँ पे वो कुछ दिन फैक्ट्री में काम करता है और करीब साल भर काम करने के बाद बुलंदशहर भी छोड़कर वो सोनीपत में चला जाता है। घर पे पैसे भेजता रहता था, आसमा का भी देख रेख अच्छा से चल रहा था, परिवार में और कोई था नहीं इसके, तो वहीं पे वो काम करता रहता है सोनीपत में। वहाँ पे उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है। लड़की नाबालिग रहती है। ये इस फैक्ट्री में काम करता था, उसके बाद जहाँ पे किराए का ये मकान लिया था उस किराए के मकान में ही एक और लड़की रहती थी। नाबालिग लड़की है इसलिए उसका नाम इस कहानी के माध्यम से आपको नहीं बता सकता हूँ। तो उसके बाद उसकी मुलाकात होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी बातें होती हैं। उस लड़की, वो जो लड़की रहती है नाबालिग लड़की, वो नाजिम पे फिदा हो जाती है और उसके बाद दोनों के संबंध बन जाते हैं। संबंध बन जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहता है। नाजिम अपना परिचय इस तरीके से देता है कि वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन नाजिम की उम्र करीब 30 साल से ऊपर थी और वो लड़की नाबालिग थी। खैर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नाजिम इधर अपनी पत्नी का भी देखभाल कर रहा था, पैसे भेजता जा रहा था, लेकिन कुछ दिन संबंध बनाने के बाद जो दूसरी लड़की रहती है, जो नाबालिग लड़की थी, वो परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि तुम मुझसे निकाह कर लो, अदरवाइज मैं अब तुमको अपने पास नहीं आने दूंगी। इसमें नाजिम थोड़ा परेशान होता है और कुछ सोच विचार करने के बाद वो उस लड़की से बोलता है कि तुम मेरे गांव मेरठ चल चलो, मैं अपने परिवार वालों के सहमति से और बाकी लोगों की सहमति से वहाँ तुमसे निकाह कर लूँगा। लड़की को कोई भी आपत्ति नहीं रहती है और उसके बाद वो नाजिम के साथ उसके गांव मेरठ के परतापुर में चली जाती है। वहाँ आने के बाद जैसे ही उसकी पत्नी, जिसका नाम आसमा था, वो इस लड़की को देखती है तो हैरान परेशान हो जाती है। रात का समय हो रहा था और तारीख थी 18 दिसंबर 2023। रात की वजह से आसमा ज़्यादा नाजिम से बातचीत नहीं करती है और उसके बाद नाजिम एक कमरे में जाकर उस लड़की के साथ अलग कमरे में जाके सो जाता है। सुबह जैसे ही होता है, नाजिम और वो लड़की और जो आसमा उसकी पत्नी थी नाजिम की, इन दोनों के बीच गहमा गहमी शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। आसपास के जो मोहल्ले वाले थे, पड़ोसी वाले थे, उनको भी पता चल जाता है कि नाजिम किसी नाबालिग लड़की को भगा के ले गया है। ऐसा सुनने के बाद आसपास के पड़ोसी और सभी लोग गुस्से में नाजिम को ही 2 बात 4 बात बोलते रहते हैं, लेकिन नाजिम को इन सारी बातों का फर्क नहीं पड़ता है। वो केवल उस लड़की के साथ रहना चाहता था और उसने उसी दिन आसमा से भी कह दिया कि मैं इस लड़की से निकाह कर लूँगा। इस पे आसमा जो रहती है वो गुस्से में बोलती है कि तुम निकाह तो कर लोगे, लेकिन ऐसे नहीं कि 3 तलाक करके तलाक 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 बोल के तुम निकाह कर लोगे। मैं उसी दिन जो नया कानून आया है उसके तहत एक मुकदमा दर्ज करवाऊंगी और तुमको जेल में घसीटूंगी। इस पर नाजिम थोड़ा डर भी जाता है और वो लड़की जो नाबालिग लड़की थी वो भी डर जाती है। ये सारी बातें आसमा
अपनी बहन मुस्कान को बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया है, नाजिम आज किसी और लड़की को लेकर आए हैं और हो सके तो तुम घर आ जाओ। उसकी बहन बोलती है मुस्कान की मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाने पे मैं तुम्हारे घर जरूर आऊँगी। ऐसे ही दिन चलते रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। नाजिम अब घर पे ही रह रहा था, घर का काम और बाकी चीज़ें कर रहा था। आसमा से वो ज़्यादा मतलब नहीं रखता था, लेकिन ये घर का कलेश डेली डेली चलता रहता था। इसी बीच जो लड़की रहती है और नाजिम दोनों डिसाइड करते हैं कि अब तलाक तो हो नहीं सकता है, कैसे भी करके अब आसमा को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब तारीख आती है 3 जनवरी 2024 की। इस दिन आसमा खाना बनाती है, सब लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद करीब 10 बजे तीनों लोग सोने चले जाते हैं। आसमा अलग कमरे में और वो नाबालिग लड़की और नाजिम एक कमरे में सोने चले जाते हैं। जाने के बाद प्लान ये किए थे नाजिम और वो लड़की कि कैसे भी करके आज आसमा को रास्ते से हटाना है। 10 बजे के बाद कुछ देर बीतने के बाद आसमा के कमरे में नाजिम दरवाजे के पास जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। थोड़ी देर बाद आसमा दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है उसके दुपट्टे से ही उसका गला दबाने लगता है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है तो वो लड़की उसका मुंह दबा देती है। करीब 5 से 10 मिनट में ही आसमा तड़प तड़प के वहीं अपना दम तोड़ देती है। जब आसमा पूरी तरीके से ठंडी पड़ जाती है तो नाजिम पहले से ही प्लानिंग किया था कि कैसे आसमा की बॉडी को ठिकाने लगाना है और क्या क्या करना है। वो 1 हफ्ते पहले से ही एक किराए का रिक्शा अपने घर के बाहर खड़ा करता था। उस पर वो कुछ कबाड़ी के सामान जो होते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं बॉक्स टाइप का जो चीज़ें होती हैं, वो कबाड़ी के यहाँ खरीद के अपने ऑटो पे रखा था। बॉडी को वो घर से बाहर, वो जो कबाड़ी का डब्बा था उसको अंदर लेके आता है, उसके अंदर वो बॉडी को डालता है और पूरी तरीके से सील पैक करके उसको रिक्शे के अंदर डाल देता है। डालने के बाद वो उस नाबालिग लड़की को भी आगे बैठाता है और उसके घर के थोड़ी दूर बाद एक बहुत गंदा सा नाला पड़ता है जहाँ आसपास में कोई भटकना भी नहीं चाहेगा, इतना सड़ा गला सा नाला है। वहीं पे ले जाके उस डेड बॉडी को डंप कर देता है और डंप करने के बाद ये दोनों घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद नाजिम उस लड़की के साथ अच्छे से एंजॉय करता है। एंजॉय करने के बाद 2-4-10 दिन तक ये सब मज़ा करते रहते हैं। किसी को, पड़ोसी को, आसपास को खबर भी नहीं थी कि आसमा घर में है या अपनी बहन के यहाँ गई है या कहीं रिश्तेदारी में गई है। कोई आसमा के बारे में खबर भी नहीं करता है। लेकिन जो आसमा की बहन थी वो एक पड़ोसी के पास फ़ोन करती है। वो पड़ोसी आसपास में पता करता है तो पता चलता है कि आसमा तो कई दिन से दिख नहीं रही है, 10 दिन हो गए करीब देखे हुए। उसके बाद वो अपने जीजा को फ़ोन करती है और उनसे बातचीत करती है तो बोलता है कि मुझे पता नहीं है, आसमा कहीं निकल गई है। जब ये सारी बातें होती हैं, आसमा के बारे में सारी बातें हो रही थी, तो इस समय नाजिम थोड़ा परेशान होता है कि कहीं मुस्कान पुलिस को बता देगी तो बाद में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसकी वजह से वो पुलिस स्टेशन जाता है और जाने के बाद पुलिस वालों को बताता है कि मेरी पत्नी गायब हो गई है, करीब 10-15 दिन हो गए वो मिल नहीं रही है, और बाकी सारी चीज़ें बता के वहाँ से निकल जाता है। और उसी दिन जो मुस्कान रहती है वो भी पुलिस स्टेशन जाती है और जाने के बाद इंस्पेक्टर साहब को वो सारी बातें बताती है। जब मुस्कान ने अपनी सारी बातें बता दी तो इंस्पेक्टर साहब एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर को नाजिम के घर पे भेजते हैं। घर पे भेजने के बाद वो लोग जांच पड़ताल करते हैं कि आसमा कितने दिन से गायब है, क्या है, सब कुछ पता करने के बाद वो सारी रिपोर्ट इंस्पेक्टर को बताते हैं। इंस्पेक्टर बोलते हैं कि अब नाजिम को थाने पे बुलाया जाए और उससे पूछताछ की जाए कि तुमने 15 दिन तक वेट क्यों किया, हमारी पत्नी करीब 15-20 दिन पहले गायब हो चुकी थी तो तुम इतनी लेट रिपोर्ट लिखवाने क्यों आए। ये सारी बातें इंस्पेक्टर साहब नाजिम से पूछना चाहते थे। लेकिन दूसरे दिन जब सब इंस्पेक्टर और उनके कांस्टेबल नाजिम के घर पे जाते हैं तो नाजिम घर पे मिलता नहीं है। और जो उसकी एक लड़की थी, नाबालिग लड़की थी, वो बताती है कि वो काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया है। सब इंस्पेक्टर बोलते हैं कि उस नाजिम को बोल देना कि वो थाने पे आके और जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाया है उसके सिलसिले में बातचीत करनी है। दूसरे दिन भी वो लोग पहुंचते हैं और वहाँ पे जाने के बाद नाजिम तो मिलता है, लेकिन नाजिम बोलता है मैं आता हूँ, और पूरा दिन बीत जाता है। नाजिम थाने पर नहीं पहुँचता है। मुस्कान बार बार थाने का चक्कर लगा रही थी, पुलिस वाले भी परेशान हो रहे थे। इसके चलते जो इंस्पेक्टर रहते हैं वो बोलते हैं कैसे भी करके नाजिम को पकड़ के थाने पर लेकर आओ और उसकी अच्छे से खैरियत ली जाए। उसी दिन रात में, ये तारीख थी 23 जनवरी 2024, सब इंस्पेक्टर और 5-6 कांस्टेबल मिलके नाजिम को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद थाने पर लेकर आया जाता है और लेकर आने के बाद उससे अच्छे से पूछताछ की जाती है। पहले तो पुलिस इस बात पे गुस्सा थी कि 3-4 दिन तक वो उसको, पुलिस वालों को परेशान कर रहा था, कभी इधर कभी उधर। इन सारी बातों को परेशान करने के लिए पुलिस उसको अच्छे से पूछताछ करती है। पूछताछ में पहले तो ये
कुछ ज़्यादा कुछ बताने को तैयार नहीं होता है कि सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम के सिलसिले में बाहर था, मुझे पता नहीं है। और जो लड़की कंप्लेन करवाई है, मतलब उसकी साली जो है वो कंप्लेन करवाई है, पहले मेरी उससे शादी होने वाली थी, मेरी शादी नहीं हुई, इसके लिए वो मेरे से बदला ले रही है। इसकी जो बहन है वो इस तरीके, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं, इस तरीके की 72 तरह की बातें नाजिम अपनी पत्नी और अपनी साली के बारे में बताता रहता है। लेकिन जब उस नाबालिग लड़की के बारे में पूछा जा रहा था तो वो चुप हो जाता है। सारी बातें सुनने के बाद जब पूरा रात बीतने वाला था, पुलिस वाले भी उसकी बातें सुन सुन के परेशान हो गए थे। उसके बाद जब नाजिम की अच्छे से कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तब वो अपना मुंह खोलता है और एक ऐसी घटना का खुलासा करता है जिसके बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि नाजिम ने अपनी ही पत्नी का कैसे हत्या किया और उसके बाद उसकी बॉडी को कैसे डंप किया था। सारी बातें जब इंस्पेक्टर के सामने रखता है, उसके बाद इंस्पेक्टर के साथ वो उस घटनास्थल पर ले जाया जाता है और जाने के बाद वहाँ पे जेसीबी की मदद से वो जहाँ पे बॉडी को डंप किया था पूरा नाले को खंगाला जाता है। और खंगालने के बाद उसकी आसमा की बॉडी को निकाला जाता है। एक सड़ी गली सी बॉडी निकलती है, कपड़े एकदम सही सलामत थे लेकिन बॉडी की हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी थी। खैर, बाकी चीज़ों की जांच पड़ताल करने के बाद और जो उसकी बहन मुस्कान थी उसकी पहचान हो जाने के बाद पता चलता है कि ये बॉडी आसमा की ही है। घटना का खुलासा हो जाने के बाद नाजिम को ऑफिशियली गिरफ्तार किया जाता है और जो एक लड़की है, नाबालिग लड़की जिससे नाजिम शादी करना चाहता था, उसको भी गिरफ्तार करके बाल सुधागृह भेज दिया जाता है। अभी इस घटने का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। जैसा भी इस केस में कुछ अपडेट आएगा, जैसी भी कोई जानकारी आएगी, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं ऐसी ऐसी नई नई कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।